हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी को, जिसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, जिसे आपको पूरी जरूर सुननी चाहिए। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक 14 साल की लड़की को देखते हैं, जिसे कुछ लड़कियां मिलकर जबरदस्ती मेकअप लगा रही थी। वो लोग उसे तैयार करके उसे एक रूम में बैठा देते हैं और उस रूम में एक आदमी को भी भेज देते हैं। वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और अब तक आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि ये जगह एक कोठा है और इस कोठे की ऑनर रश्मिबाई है। तभी वहाँ की एक प्रोस्टिट्यूट रश्मिबाई को आकर बताती है कि नई लड़की ना तो कुछ खा रही है और ना ही कुछ पी रही है, और तो और वो धंधे पर भी नहीं बैठ रही। अगर वो ऐसा ही करती रही तो वो बहुत जल्द ही मर जाएगी। फिर वो रश्मिबाई से कहती है कि वो गंगू को बुलाए, क्योंकि वही एक है जो शायद उसे समझा सकती है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है गंगू की। रश्मिबाई कहती है कि ये लड़की यहाँ नई आई है और ये यहाँ रहना नहीं चाहती, जिस पर गंगू से पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने लाया है। तो वो उसे बताती है कि मेरे पति ने मुझे यहाँ लाकर बेच दिया है। और दोस्तों, बाकी मूवियों की तरह यहाँ पर भी सीन एक बार फिर से शिफ्ट हो जाती है पास्ट में, जहाँ गंगू पहले गंगू नहीं गंगा हुआ करती थी। कमाठीपुरा से मीलों दूर काठियावाड़ी की थी वो, जहाँ वो अपने दिल में एक हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बिता रही थी। और तो और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसका नाम रमनीक था। एक दिन रमनीक उसे बताता है कि उसे देवानंद की मूवी में काम मिल गया है, और ये खबर सुनने के बाद गंगू बहुत खुश होती है। रमनीक उसे बताता है कि हमें मूवी के लिए मुंबई जाना होगा, जिस पर गंगा बोलती है कि मैं भी अपने घर वालों को बताकर जाऊंगी। लेकिन रमनीक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें वहाँ जाने के लिए इजाजत नहीं देंगे। और फिर गंगा रमनीक के साथ बिना घर वालों को इन्फॉर्म किए मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर वो दोनों मुंबई पहुँच जाते हैं। मुंबई पहुँचने के बाद रमनीक गंगा को एक घर में लेकर जाता है और उसे बताता है कि ये घर उसके मौसी का है। मगर गंगा को वहाँ का माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसीलिए वो रमनीक को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। मगर रमनीक उसे वहीं बैठाकर खुद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लोग गंगा को एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। वो बेचारी बहुत चीखती चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज सुनने के बाद भी कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। गंगा वहाँ पर 3 दिनों तक कंटिन्यू कुछ भी खाती पीती नहीं है। और फिर इसके बाद वहाँ की ऑनर शीला मौसी आती है, और उसके बाद वो उसे बताती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें 1000 रुपए में बेच दिया है। और ये सुनने के बाद गंगा के पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है और वो पूरी तरह से टूटकर एक जिंदा लाश की तरह बन जाती है। अब गंगा के पास वहाँ धंधा करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि एक बार कोठे में आने के बाद उसके ऊपर प्रोस्टिट्यूट का धब्बा लग गया था, जिस वजह से वो अपने घर जाकर अपने घर वालों को बदनाम नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उन लोगों के साथ रहने के साथ साथ उनके तौर तरीके को भी सीख लेती है और लड़कों को रिझाने भी लगती है। जिसके बाद शीला मौसी गंगा को उसे उसकी कमाई देने आती है। गंगा उसे बताती है कि आज जो सेठ आया था उन्होंने मुझे नया नाम दिया है, गंगू, और इसके बाद से गंगा का नाम गंगू पड़ गया था। और वो उसे ये भी बताती है कि उसने मुझे ये कहा है कि मैं एक दिन पूरी कमाठीपुरा पर राज करूंगी। शीला मौसी गंगू के बोल वचन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, और गंगू को कोठे में रहते रहते ऑलमोस्ट 1 साल हो गए थे। और अब वहाँ की लड़कियाँ शीला मौसी से ज्यादा गंगू की बातों को मानने लगी थी। एक दिन गंगू अपने लड़कियों के साथ मूवी देखने जाती है, जहाँ उन्हें कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। जिसके बाद गंगू उन्हें बहुत मारती है कि क्या हम लोग एक दिन भी छुट्टी नहीं मना सकते। और फिर वो लोग मूवी देखने चले जाते हैं। अब सीन चेंज होती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की गंगू से अपने पापा को लेटर लिखने को कहती है। जब गंगू लेटर लिखने लगती है तो वहाँ की सारी लड़कियाँ बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उन सब लड़कियों की कहानी ऑलमोस्ट सेम थी। अब हम देखते हैं कि सुबह के 4 बज रहे थे और शीला मौसी अपने पुराने मकान को नए जैसा रखने के लिए पेंट चढ़ा रही थी। तभी वहाँ उसे उसका एक आदमी आकर बताता है कि एक आदमी आया है जिसका नाम शौकीन अब्बास है, और वो सिर्फ गंगू के लिए आया है और वो उसके लिए 2 गुना पैसे देने को भी तैयार है। बट वो शीला मौसी को ये भी बताता है कि वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। बट गंगू के पूरे कोठे में कंट्रोल होने की वजह से शीला मौसी उसके अकड़ को तोड़ने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो गंगू को उठाती है और उसे सारी बात बताती है कि कोई उसके लिए आया है और 2 गुना पैसे देने के लिए भी तैयार है।
जिस पर गंगू भी मान जाती है। और जब गंगू उसके पास जाती है तो वो हैवान अपनी हवस मिटाने की बजाय उसे बहुत बेरहमी से मारने लगता है। वो बहुत चीखती चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर सारी लड़कियां वहां आकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, बट वो दरवाजा नहीं खुलता। वो कमीना गंगू को इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। गंगू के साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां शीला मौसी को बोलती है कि उस हैवान को सजा जरूर मिलनी चाहिए, मगर शीला मौसी ड्रामा करने लगती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को अपने बच्चे की तरह मानती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग किसी नई मुसीबत में पड़ जाओ। कमली जो कि गंगू के साथ ही काम करती थी, वो उसे बताती है कि शौकीन अब्बास करीम लाला के लिए काम करता है और वो करीम लाला कमाटीपुरा का माफिया है, जिससे पब्लिक के साथ साथ पुलिस वाले भी डरते हैं। कुछ दिनों के बाद जब गंगा रिकवर हो जाती है तो वो करीम लाला के पास हेल्प मांगने जाती है और उन्हें बताती है कि उनका आदमी शौकीन अब्बास ने उसके साथ बहुत गलत किया है, बट करीम लाला उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब गंगू अपने जख्म को उसे दिखाती है तो करीम लाला को भी ये समझ में आ जाता है कि इसके साथ सच में बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। जिसके बाद करीम लाला अपने एक आदमी बिलाल को वहाँ खड़े रहने को बोलता है। फिर 1 महीने के बाद शौकीन अब्बास एक बार फिर से गंगू के साथ अपनी हवस मिटाने आता है और जब शीला मौसी आकर गंगू को बताती है तो गंगू उसके बातों को फिर से मान जाती है। सारी लड़कियां गंगू को वहां जाने से मना करती है, लेकिन गंगू उनके बातों को नहीं मानती क्योंकि गंगू उसे सबक सिखाना चाहती थी। इसीलिए वो अपने सहेलियों से कहती है कि वो बिलाल को जाकर बताए ताकि वो करीम लाला को बता सके। और वो कमीना गंगू के साथ कुछ गलत करता कि उससे पहले वहाँ करीम लाला पहुँच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्से में आकर उसके सर को कार के ऊपर पटक देते हैं। गंगूबाई शौकीन अब्बास से अपने हक के पैसे भी मांगने लगती है और फिर वो उसे गाली देके वहाँ से चली जाती है। बीतते वक्त ने शीला मौसी को कमजोर बना दिया था। वैसे तो वो अपने चेहरे पर पुताई कर लिया करती थी, बट अंदर ही अंदर वो कमजोर होने लगी थी और बीमार भी रहती थी और एक दिन उसकी डेथ हो जाती है। शीला मौसी के मौत के बाद गंगूबाई उसके आदमियों को वहाँ से जाने को बोलती है और कहती है कि अब से हम अपना ख्याल खुद रखेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ गंगू के लिए एक गिफ्ट लाती है जिसमें एक व्हाइट कलर की साड़ी थी। वो लोग गंगू को धंधे में जाने से मना करती है और अब वो लोग गंगू को अपना लीडर बनाना चाहते थी, बट गंगू मना कर देती है। लेकिन लड़कियों के बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद गंगू मान जाती है और अब वो गंगा से गंगू और गंगू से गंगूबाई बन चुकी थी। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गंगूबाई उस लड़की को 2 ऑप्शन देती है, पहला तो मर जाने का और दूसरा उन लोगों के साथ रहकर उनके जैसे बनने का, जिस पर वो लड़की मरने का फैसला करती है। और गंगूबाई उसके इस फैसले को सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपने आदमियों से कहकर उसे उसके घर भिजवा देती है। अब हम नेक्स्ट सीन में एक टेलर चचा को देखते हैं जो कि गंगूबाई के ब्लाउज का नाप लेने आया था और वो अपने साथ कुछ साड़ियाँ भी लेके आते हैं और उनके साथ एक लड़का भी था जिसका नाम अफसान रज्जाक था। गंगूबाई उसे रज्जाक साहब कह के बुलाती थी। टेलर चचा बताते हैं कि यही अब आपके ब्लाउज का नाप लिया करेगा और तो और साड़ियों का काम भी संभालेगा। गंगूबाई की नजर अफसान से हट ही नहीं रही थी। अब अफसान रोज रोज गंगूबाई के कोटे के बाहर खड़ा रहने लगा था ताकि वो गंगूबाई को देख सके। उन दोनों के बीच इशारों ही इशारों में बहुत सी बातें होनी शुरू हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। अफसान गंगूबाई को पूरा कमाटीपुरा भी घुमाता है। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होने वाले थे और इस इलेक्शन को गंगूबाई जीतना चाहती थी। रहीम गंगूबाई को हफ्ता ला कर देता है, मगर हफ्ता मिलना काफी कम हो गया था। गंगूबाई को इलेक्शन में जीतने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत थी। रहीम गंगूबाई से कहता है कि रज्जाबाई 2 बार से इलेक्शन जीतती आई है, उसे हराना नामुमकिन होगा, लेकिन गंगूबाई को खुद के ऊपर बहुत भरोसा था। इसी दौरान जब ईद का दिन आता है तो गंगूबाई करीम लाला के लिए सिवैयां बनाकर लेकर जाती है और उन्हें बताती है कि उसे इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। करीम लाला उससे पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। गंगूबाई उसे बताती है कि आप बस मुझे अपने शराब के झंडे को संभालने दे दीजिए। करीम लाला पहले तो मना कर देता है, बट बाद में वो मान जाता है क्योंकि गंगूबाई वहाँ के औरतों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी और करीम लाला अपनी खुशी से ईदी के तौर पर उसे एक कार भी गिफ्ट करता है। अब हम देखते हैं कि अफसान गंगूबाई का ब्लाउज देने आता है। जिस वक्त गंगूबाई नहा रही थी, अफसान गंगूबाई को नहाते हुए देख लेता है और कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। गंगूबाई अफसान से कहती है कि मैंने पहला ऐसा मर्द देखा है जो मेरे सामने बैठा है और अफसान अपनी दिल की बात गंगूबाई से कह देता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसके बाद गंगूबाई बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। गंगूबाई अपनी कार लेके अफसान के पास पहुँचती है और
उसे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाती है। वो दोनों कार के अंदर ही रोमांस करने लगते हैं और रात हो जाती है। रात में एक आदमी गंगूबाई के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें रजिया बाई ने बुलाया है, जिस पर गंगूबाई उससे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। रजिया के लोग गंगूबाई की बेइज्जती करते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद गंगूबाई उन्हें मारकर वहाँ से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि गंगूबाई के कोठे पर पुलिस की रेड पड़ जाती है, जो रजिया बाई के कहने पर वहाँ आए थे। लेकिन गंगूबाई कहाँ किसी से कम थी, वो भी पुलिस वालों के मुंह पैसों से भर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गंगूबाई अपनी लड़कियों के साथ खाना खा रही थी और तभी रजिया बाई वहाँ खुद आ जाती है और गंगूबाई को इलेक्शन में खड़े होने से मना करती है, मगर गंगूबाई उससे जरा भी नहीं डरती और पीछे हटने से साफ इनकार कर देती है। फिर रजिया बाई वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते बोलती है कि कल मेरे भाषण को सुनने जरूर आना। अगले दिन गंगूबाई पर्दे पर मूवी लगा देती है, जिससे कि सारे लोग रजिया बाई की रैली में जाने के बजाय मूवी देखने लगती है और गंगूबाई अकेले ही उसकी रैली में जाती है। गंगूबाई को देखकर रजिया बहुत गुस्सा करती है और वो गंगूबाई से कहती है कि कोठे से डोली पर ले जाना और रजिया को हराना दोनों ही नामुमकिन है। नेक्स्ट सीन में जब गंगूबाई छत पर से कपड़े उतार रही थी तो उसे कुसुम के घर में एक पिंजरे में एक लड़की दिखाई देती है। वो कुसुम के पास जाती है तो उसे पता लगता है कि वो उसकी बेटी रोशनी है, जिसे कुसुम इन सब कामों से दूर रखना चाहती थी। कुसुम कहती है कि ये अब बड़ी हो गई है, मगर इससे शादी कौन करेगा। तभी गंगूबाई के पास एक आइडिया आता है। वो रोशनी के रिश्ते के लिए अफसान रज्जाक के घर जाती है, मगर अफसान इस रिश्ते से मना कर देता है। वैसे तो गंगूबाई भी अफसान से प्यार करती थी, मगर वो अफसान की शादी रोशनी से करवाना चाहती थी, क्योंकि वो खुद को अफसान के लायक नहीं समझती थी। और गंगूबाई का मानना था कि अगर अफसान और रोशनी की शादी हो गई तो लोग वोट गंगूबाई को ही देंगे, क्योंकि कमाटीपुरा में आज तक किसी की शादी नहीं हुई थी। फिर अफसान गंगूबाई से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा लास्ट डिसीजन है, जिस पर गंगूबाई कहती है कि हाँ, जिसके बाद अफसान और रोशनी की शादी हो जाती है। गंगूबाई अफसान से प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन इलेक्शन में जीतने के लिए वो अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है। कुछ दिनों के बाद जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो कमली आकर गंगूबाई को बताती है कि तुम अब पूरे कमाटीपुरा की प्रेसिडेंट बन चुकी हो। गंगूबाई सभी लड़कियों को उसे इलेक्शन में जिताने के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उतना ही प्यार मैं आप लोगों को भी दूंगी। और वो अपने मोटिवेशनल और हिम्मत भरे स्पीच के साथ गंगूबाई सभी लड़कियों को खुश कर देती है। फिर हम देखते हैं कि गंगूबाई डेंटिस्ट के पास सोने का दांत लगवाने के लिए जाती है, क्योंकि उसने इलेक्शन से पहले ये डिसाइड किया था कि जीतने के बाद वो सोने का दांत लगवाएगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि गंगूबाई 12 साल के बाद अपने घर वालों को कॉल करती है और अपने माँ से बात करती है तो उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। अपने पिताजी की मौत की खबर सुनने के बाद वो बहुत उदास हो जाती है। अब नवरात्रि शुरू हो जाती है तो कमली गंगूबाई को बताती है कि उसके पेट में एक बच्चा है जो कि अब 3 महीने का हो चुका है और कमली उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी और वो कहती है कि हमारा भी ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए। नवरात्रि की रात गंगूबाई करीम लाला से मिलने के लिए जाती है, जहां करीम लाला उसे 2 आदमियों से मिलवाते हैं जो कि कमाटीपुरा को खाली करवाना चाहते थे। करीम लाला उसे बताते हैं कि 14 नंबर गली के पीछे जो स्कूल है उनके साथ मिलकर इन्होंने कमाटीपुरा के कोठे को खाली करवाने का पिटीशन तैयार करवाया है। करीम लाला उसे ये भी बताते हैं कि ये लोग स्कूल के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं। करीम लाला उन लोगों की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देते हैं और गंगूबाई से कहते हैं कि बिल्डर को तो मैं संभाल लूंगा, मगर स्कूल वालों को तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तुम्हारे ऊपर केस भी फाइल कर सकते हैं। गंगूबाई कहती है कि मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मगर करीम लाला उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और कमाटीपुरा के औरतों के सर से छत छीनने से बचाना होगा। थोड़ा समय बीतने के बाद कमाटीपुरा के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और गंगूबाई मुर्दाबाद वैश्यावृत्ति बंद करो के नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में कमाटीपुरा को खाली करवाना चाहते थे। फिर हम स्कूल के फादर को देखते हैं, जिनसे एक रिपोर्टर मिलने आता है। गंगूबाई भी वहाँ अपने एरिया के लड़कियों को लेकर वहाँ उनका एडमिशन कराने के लिए आई थी। रिपोर्टर के पूछने पर फादर साफ इनकार कर देते हैं कि ये सब लड़कियाँ कोठे से आई है, क्योंकि कोई भी गंगूबाई से पंगा नहीं लेना चाहता था। और वो फादर मान जाते हैं और उन लड़कियों का एडमिशन अपने स्कूल में ले लेते हैं। वो रिपोर्टर गंगूबाई की फोटो भी लेता है। अगले दिन लड़कियाँ गंगूबाई से मिलने आती है और उसे बताती है कि स्कूल के टीचर ने उन्हें बहुत मारा है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि कमली की तबीयत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। गंगूबाई उसे समझाती है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी और फिर कुछ दिनों के बाद कमली एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चे को जन्म देने के दौरान कमली की मौत हो जाती है। अगले दिन वो रिपोर्टर गंगूबाई की तस्वीर मैगजीन में प्रिंट करवा देता है, जिसके बाद से बहुत से लोग गंगूबाई को जानने लगे थे। जिसके बाद वो रिपोर्टर गंगूबाई से कहता है कि कल एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जहां तुम अपने हक की आवाज उठा सकते हो, और रिपोर्टर रैली में बोलने के लिए उसे एक स्पीच भी देता है। अगले दिन गंगूबाई ऐसा ही करती है, मगर वो रिपोर्टर के दिए हुए स्पीच को फाड़ देती है और जो बोलती है दिल से बोलती है। वो बोलती है कि हम लोग भले ही वैश्या है मगर हमें भी समाज में जीने का हक है, हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। गंगूबाई के स्पीच को लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके स्पीच की वजह से उससे मिलने के लिए एक मंत्री भी आता है और वो उससे कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट करके आने वाले इलेक्शन में जितवा दो। जिस पर गंगूबाई उसे कहती है कि पहले हम लोगों को हमारा हक दिलवा दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मंत्री कहता है कि ये पिटीशन हाईकोर्ट तक पहुंच गई है, अब इस पिटीशन को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही रोक सकते हैं, और वो गंगूबाई को दिल्ली भेजने का इंतजाम करते हैं ताकि वो प्राइम मिनिस्टर से मिल सके। और गंगूबाई दिल्ली जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिलती है और वैश्यों के हक में बहुत सारे डिमांड करती है। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर उससे कहते हैं कि वो एक कमेटी बैठाएंगे और वहाँ इस बात का चर्चा भी करेंगे कि गंगूबाई के रहते हुए काले गुलाब का बगीचा हमेशा खिला रहा। दोस्तों, गंगूबाई महान तो नहीं थी, लेकिन वो कोई शैतान भी नहीं थी। गंगूबाई का नाम इतिहास में भले ही ना हो, मगर कमाठीपुरा की गलियां अपना इतिहास हमेशा याद रखेगी। और कमाठीपुरा की गलियां ये भी बताती है कि गंगूबाई के रहते हुए वहाँ की एक भी औरतों के ऊपर से छत नहीं जाएगा। सफेद साड़ी, सोने की दात और अपने गोल्डन हार्ट के साथ गंगूबाई ने वैश्यों को कानूनी तौर पर एक पेशा दिलवाने की कोशिश की थी, जिसने बदनाम गलियों को भी एक नाम दे दिया। फिल्मों के पोस्टर तो हर हफ्ते बदल दिए जाते हैं, मगर गंगूबाई की पोस्टर पिछले 50 सालों से कमाठीपुरा में लगी हुई है। हीरोइन बनने आई गंगा, गंगा से गंगू और गंगू से गंगूबाई बनकर पूरी सिनेमा ही बन गई। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर